राष्ट्रीय खेल पत्रिका खेल जगत में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। इस अंक में शामिल है दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट सीरीज 2-1 से हारने के बाद भारत पहला एक दिवसीय मैच भी हारा, लेकिन अंडर 19 विश्व कप में भारत ने अपने ग्रुप में जीते 2 शुरुआती मुकाबले। बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन ने जीता इंडिया ओपन, तो टेनिस में रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन की जोड़ी ने एडिलेड ओपन का युगल खिताब जीता। लेकिन ऑस्ट्रेलियन ओपन में हार के बाद सानिया मिर्जा ने इस सीजन के बाद अपने टेनिस रैकेट को खूंटी पर टांगने का किया फैसला। बात होगी AFC महिला एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट और इस साल होने वाले महत्वपूर्ण आयोजन एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेलों की भी। ICC Hall of Fame legend Sunil Gavaskar, who on the behalf of the ICC will hand over the mace to the number 1 test team in the world and to its captain विराट कोहली। विराट कोहली के भारत के टेस्ट कप्तान के रूप में बिताए गए ये सुनहरे क्षण अब इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में हार के बाद उन्होंने अपनी कप्तानी छोड़ दी। इससे पहले उन्होंने पिछले साल आयोजित हुए विश्व कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट के बाद क्रिकेट के इसी सबसे छोटे प्रारूप की कप्तानी भी छोड़ दी थी। इसके बाद एक दिवसीय क्रिकेट की कप्तानी BCCI ने उनसे छीन ली और टीम की कमान रोहित शर्मा को सौंप दी। ये सब इतना अचानक हुआ कि किसी को कुछ सोचने का भी मौका नहीं मिला। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह भारत को दक्षिण अफ्रीका से उसी की जमीन पर 3 मैचों की सीरीज में 2-1 से मिली हार को भी माना जा रहा है। तो ये भी कहा जा रहा है कि विराट कोहली अपनी बल्लेबाजी के गिरते ग्राफ से चिंतित है और अपना सारा ध्यान तमाम जिम्मेदारियों से हटाकर बल्लेबाजी पर केंद्रित करना चाहते हैं। दक्षिण अफ्रीका में खेली गई टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को सेंचुरियन में 113 रन के विशाल अंतर से हराया, लेकिन इसके बाद दूसरे टेस्ट मैच में विराट कोहली कमर के दर्द के कारण टीम से बाहर हो गए और KL राहुल की कप्तानी में भारत 7 विकेट से हारा। तीसरे टेस्ट मैच में विराट कोहली की कप्तान के रूप में वापसी हुई, लेकिन केपटाउन में भी भारत 7 विकेट से हारा। इस टेस्ट मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली के 79 रन की मदद से 223 रन बनाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की पारी भी 210 रन पर सिमट गई और भारत को 13 रन की बढ़त मिली। लेकिन दूसरी पारी में भारत केवल 198 रन बना सका और दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 212 रनों का लक्ष्य रख सका, जिसे दक्षिण अफ्रीका ने कीगन पीटरसन के 82, रासी वांडर डुसैन के नाबाद 41 और तेम्बा बामुआ के नाबाद 32 रनों की मदद से केवल 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट सीरीज में हार के बाद कप्तान विराट कोहली ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि उनका खेलना टीम में जीत की गारंटी नहीं है। नहीं, मैं तो 3rd टेस्ट भी खेला हूं, तो हमको तो जीतना चाहिए था ना। अगर मैं खेल के 2nd टेस्ट भी जिता देता तो ऐसा ये सब कोई गारंटी नहीं होती, और स्पोर्ट में निगल्स और इंजरीज तो चलती रहती हैं। टर्निंग पॉइंट ऐसा मैं एक कोई मोमेंट नैरो डाउन नहीं कर सकता हूं, बिकॉज मैं यही बोल सकता हूं कि साउथ अफ्रीका ने अच्छी क्रिकेट खेली काफी दोनों मैच जीतने के लिए, और द फैक्ट कि उनके पास एक चेजेबल टोटल था 4th इनिंग्स में, आई थिंक उनको थोड़ी सी हेल्प उससे हुई होगी। शायद मेरे हिसाब से अगर वहां पे ज्यादा रन होते दोनों मैचेस में तो हम लोग ज्यादा प्रेशर बना के रख सकते थे लंबे समय तक। तो बस यही 1-2 चीजें हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि हम लोग उन सिचुएशंस पे कैपिटलाइज नहीं कर पाए। वैसे टेस्ट कप्तान के तौर पर विराट कोहली के आंकड़े जबरदस्त हैं। उनकी कप्तानी में भारत कभी भी घरेलू सीरीज में नहीं हारा। उन्होंने 68 टेस्ट मैचों में भारत की कप्तानी की, जिसमें भारत 40 जीता, 17 हारा और 11 मैच ड्रॉ रहे। टेस्ट सीरीज में दक्षिण अफ्रीका से 2-1 से हार के बाद 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज में भारत से पलटवार की उम्मीद थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने कप्तान तेम्बा बामुआ के 110 और वांडर डुसैन के नाबाद 129 रनों की मदद से भारत को पहले एक दिवसीय मैच में 31 रन से हरा दिया। इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 296 रन बनाए। भारत के जसप्रीत बुमराह ने 48 रन देकर 2 और R अश्विन ने 53 रन देकर 1 विकेट लिया।
इसके बाद भारतीय टीम जीत के लिए 297 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 8 विकेट खोकर 265 रन ही बना सकी। शिखर धवन ने 79 और विराट कोहली ने 51 रन बनाए। इनके अलावा शार्दुल ठाकुर ने नाबाद 50 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के लुंगी एनगिडी, तबरेज शमशी और फेल्कुआवो ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। पहले एक दिवसीय मैच में भारत की हार के बाद सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने कहा, We had a good start and I feel कि because wicket was slow, it was offering bit of turn as well. तो जब 300 रन चेस कर रहे हैं तो जब वो मिडिल ऑर्डर आता है बैटिंग करने तो ऑफ कोर्स एकदम से शॉटे मारना इतना आसान नहीं होता और जब वो विकेटें थोड़ी हमारी गुच्छे में गिर गई तो ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट हमारे को एज अ बैटिंग यूनिट जरूर पड़ा उस चीज़ का। वहीं इन दिनों वेस्टइंडीज में अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जहां भारत ने अपने ग्रुप के 2 शुरुआती मैच जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। भारत ग्रुप बी में है, जहां उसके साथ दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड और युगांडा है। भारत ने अपने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 45 और दूसरे मैच में आयरलैंड को 174 रन से हराया। भारत के लिए इस विश्व कप में तब समस्या हो गई जब उसके 6 खिलाड़ी कोविड-19 का शिकार हो गए। इनमें कप्तान यशधुल, उपकप्तान शेख राशिद भी शामिल हैं। वैसे इस विश्व कप में कुल मिलाकर 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत इस टूर्नामेंट को विराट कोहली, उन्मुक्त चंद और पृथ्वी शॉ की कप्तानी में जीत चुका है, जबकि पिछली बार फाइनल में हार गया था। भारत द्वारा दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज में किए गए प्रदर्शन, उसके बाद एक दिवसीय सीरीज के पहले मैच में मिली हार और इसी के साथ साथ अंडर 19 विश्व कप में भारतीय टीम के प्रदर्शन को लेकर हमने बातचीत की कोच उदय गुप्ते से। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में भारत जिस तरह से टेस्ट सीरीज हारा, अब आप भारतीय टीम को कहाँ खड़ा देखते हैं? ऐसा है, भारतीय टीम की बैटिंग साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन फिर भी अगर आप पैचेस में देखें तो एक मैच में राहुल ने अच्छा परफॉर्म किया है, एक मैच में विराट ने अच्छा परफॉर्म किया है और जैसा साउथ अफ्रीका का बॉलिंग लाइनअप था वो उस कंड्यूसिव कंडीशन के हिसाब से देवर मतलब बॉलिंग एट देयर बेस्ट। तो भारत को थोड़ा सा उन विकेट पे खेलने में दिक्कत हुई है। अगर इसमें आप ये भी देखें कि रेड बॉल क्रिकेट में भारत को कोई ज्यादा पिछले दिनों में एक्सपोजर नहीं मिला है तो उसका भी थोड़ी सी एक वजह रही है। वैसे भारतीय टीम में ऐसी कोई बहुत कमी की बात नहीं है, भारतीय टीम अच्छा खेली है, लेकिन हाँ बॉलिंग में हम थोड़ा जो है स्पिन डिपार्टमेंट में जहां पे हम अच्छा कर सकते थे और हमेशा से अच्छा करते आए हैं वो हम कुछ अच्छा नहीं कर सके। अगर फास्ट बॉलर्स को स्पिनर का बैकअप अच्छा मिल जाता तो शायद सीरीज का रिजल्ट कुछ और भी हो सकता। और ये जो 3 एक दिवसीय मैचों की सीरीज शुरू हुई और भारत को 31 रन से पहले ही मैच में हारना पड़ा, क्या वजह आपको लगती है? उसमें मैं ज्यादा मार्क्स जो है साउथ अफ्रीकन कैप्टन की कैप्टनसी को दूंगा, क्योंकि उनकी बैटिंग ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन उसके बाद भी भारत में कैपेसिटी थी 296 रन चेज करने की, लेकिन उन्होंने अपने बॉलर्स टाइम टू टाइम बहुत अच्छे यूज किए। जब शिखर और विराट बहुत अच्छे टच में खेल रहे थे और ये दोनों बैट्समैन फास्ट बॉलिंग को बहुत अच्छा खेलने में सक्षम है, उस टाइम पे उन्होंने अपने स्लो बॉलर्स डलवा के उनसे उस फेज में उनके 20 ओवर डलवाए और उसमें वो 2 विकेट लेने में कामयाब हुए और मेरे हिसाब से वही टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच था। उसके बाद जैसे ही हमारे न्यू कमर श्रेयस अय्यर एंड वेंकटेश ये जब बैटिंग करने आए तो उन्होंने अपनी पेस बैटरी यूज करके उनको शॉर्ट बॉल में शॉक करके उनका जो डेब्यू की नर्वसनेस थी उसको कैच किया और भारत बैकफुट पे आ गया। इस मुकाबले में हमने देखा कि बाम्बुआ ने कप्तान की पारी खेलते हुए शतक बनाया, वनडे डुसैन ने भी शतक बनाया, उन्होंने फॉर्म को कैरी किया और भारत का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा जो मिडिल ओवर में जो स्पिनर्स ने बॉल डाला। यूजुअली स्पिनर्स का जॉब होता है कि आप बेशक थोड़े 2-4 रन एक्स्ट्रा कंसीडर कर दीजिए लेकिन 1-2 ब्रेक थ्रू दे, तो भारत के बॉलर्स ने 20 ओवर में 1 विकेट लिया और उस फेज में ये भी नहीं कि उन्होंने रन कंटेन किए, रन भी उन्होंने 5.5 की एवरेज से रन भी कंसीड किए, तो उससे जो है इंडिया बैकफुट पे आ गया और उसके बाद विकेट जो था ये स्लोअर साइड पे ही था और बॉल का भी कोई ऐसा एडवांटेज नहीं है। अगर आप एनालाइज करें तो साउथ अफ्रीका के जो स्पिनर्स हैं 20 ओवर में उन्होंने 90 के करीब रन दिए और भारत के 3 बैट्समैन आउट किए मिडिल ऑर्डर में, जिसमें शिखर एंड विराट को आउट किया। तो ये जो पॉइंट थे ये भारत के अगेंस्ट गए। विराट कोहली के आजकल बड़े चर्चे हैं, खासकर उनकी कप्तानी को छोड़ने को लेकर। विराट का जो मेंटल स्टेबिलिटी है इसकी जजमेंट के लिए मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। कर्नाटका वर्सेस दिल्ली का मैच हो रहा था
एंड विराट ओवरनाइट शाम को बैटिंग कर रहे थे और उसी शाम को उसको खबर आई कि उसके फादर की डेथ हो गई। लेकिन वो मेंटली इतना स्ट्रांग है कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, क्योंकि दिल्ली स्ट्रगल कर रही थी, तो वो अपनी बैटिंग करने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उतरा था। अब अगर अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करें तो जैसा कि सभी जानते हैं कि विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने उसे जीता, उन्मुंग चंद की कप्तानी में जीता, पृथ्वी शॉ की कप्तानी में जीता। पिछली बार फाइनल में भारत हार गया था बांग्लादेश से। तो यहाँ पर इस बार कितने चांस देखते हैं, और खासकर ये देखते हुए कि कप्तान यश धुल समेत भारत के 6 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव भी हो गए हैं। जहां तक कि 6 खिलाड़ी हैं ये पॉजिटिव हुए हैं, इससे फर्क तो काफी पड़ता है। इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों वो हैं और दोनों ही बहुत अहम बल्लेबाज भी हैं। लेकिन अगर आप अंडर 19 इंडिया का स्टेटस देखेंगे तो मेरे ख्याल हमारे पास एक जो किटी है उसमें 30 से 35 प्लेयर एक ही स्टैंडर्ड के हैं जिनको बहुत अच्छा एक्सपोजर है। और अभी जो चैलेंजर टूर्नामेंट हुआ और 3 नेशन सीरीज हुई है, ट्रायंगुलर हुई है इंडिया में, उसमें कई ऐसे बल्लेबाज हैं जिनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। और क्योंकि टीम बहुत टाइट थी तो वो स्टैंड बाइज में थे। तो अगर हमारे को इनकी कुछ मेडिकल प्रॉब्लम ज्यादा भी होती है तो एनीवे यश धुल और राशिद जो है आंध्रा के जो कैप्टन है उनको मिस जरूर किया जाएगा। लेकिन अगर आप ये बोले कि इससे भारत की जीत हार में फर्क पड़ेगा तो मुझे नहीं लगता। स्टैंडर्ड में जरूर फर्क पड़ सकता है, लेकिन भारत के पास फिर भी काफी अच्छे बल्लेबाज हैं। 5 प्लेयर जो हैं, उदय सरन, अंश गोसाई हैं, ये लोगों की परफॉर्मेंस भी ट्रायंगुलर में अच्छी थी और इंडिया के पास काफी अच्छा बैकअप है। और जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टीम खेली थी उसमें से सिर्फ 2 ही पॉजिटिव हुए अभी। और अब बात बैडमिंटन की, जहां दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट खेला गया और इस टूर्नामेंट पर पैनी नजर रही हमारे सहयोगी मोहम्मद शाहिद आजमी की। भारत के उभरते हुए पुरुष एकल स्टार लक्ष्य सेन और अनुभवी युगल जोड़ीदारों सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर हॉल में संपन्न इंडिया ओपन बैडमिंटन सुपर 500 टूर्नामेंट का अपना पहला टाइटल जीतकर इतिहास रच दिया है। सेन ने विश्व चैंपियन लोह कीन यू को 24-22, 21-17 से 54 मिनट में हराकर अपना पहला सुपर 500 खिताब जीता, जबकि सात्विक और चिराग ने शीर्ष वरीयता प्राप्त हेंड्रा सत्यवान और मोहम्मद एहसान को 21-16, 26-24 से हराकर खिताब जीता। साल 2019 में इन दोनों ने थाईलैंड ओपन जीता था और अब नए साल में उन्होंने नया खिताब अपने नाम किया। पुरुष एकल फाइनल में 2 विश्व चैंपियन पदक विजेता चौथी बार आमने सामने थे। आपको बता दें, लक्ष्य सेन ने पिछले महीने पहली बार विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लेते हुए कांस्य पदक जीता था। इंडिया ओपन फाइनल मुकाबले की बात करें तो उन्होंने शानदार ढंग से रैलियों को नियंत्रित किया और लोह किन यू को दबाव में रखा। एक समय लोह लय हासिल करते हुए नजर आ रहे थे और मुकाबले को टाई ब्रेकर तक ले गए, लेकिन लक्ष्य ने 6 लगातार अंक हासिल करते हुए गेम अपने नाम किया। दूसरा गेम कांटे का रहा। शुरुआत में दोनों खिलाड़ियों ने लंबी लंबी रैलियां खेली। एक समय सिंगापुर के लोह ने पेस पकड़ी और सेन पर हावी होते हुए दिखे, लेकिन सेन ने लगातार बड़े क्रॉस कोर्ट स्मैश लगाए और इससे लोह को कभी सहज होने का मौका नहीं मिला और इसी के साथ लक्ष्य सेन ने लोह किन यू को हराकर इतिहास रच दिया। And that is a great way to win his inaugural Indian Open. The first time we've ever had an Indian player win on debut. फाइनल मैच के बाद लक्ष्य सेन ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। काफी अच्छा लग रहा है अपने होम ग्राउंड में टूर्नामेंट जीत के, और ये मेरा पहला सुपर 500 टाइटल है तो काफी स्पेशल है और आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए भी मुझे काफी मोटिवेट करे। ये काफी अच्छा लगा जब मैं जीता उनसे मैच, और इससे पहले भी मैं उनसे 3 बार खेला था सीजन में, जिसमें वो 2 बार जीते थे, मैं 1 बार जीता था। तो अभी जो हमारा हेड टू हेड है वो भी 2-2 हो गया है लास्ट 6 मंथ के अंदर, तो वो भी एक काफी अच्छी चीज है। और ऐसे बड़े मैचेस जीतना और इंडिया ओपन के फाइनल में उनको हराना काफी मोटिवेट करेगा मुझे आगे आने वाले टूर्नामेंट। वहीं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी ने इस टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में न सिर्फ खिताब जीता बल्कि अपने से ऊंची रैंकिंग वाले इंडोनेशियाई जोड़ी को पूरे मुकाबले में दबाव में रखा। भारतीय जोड़ी ने दूसरे गेम में 5 अंक बचाए और शीर्ष वरीयता प्राप्त हेंड्रा सेतिवान और मोहम्मद एहसान को 21-16, 26-24 से हराकर अपना दूसरा 500 खिताब जीत लिया। And they've done it. Rankireddy and Sethi have withstood the pressure that they were facing. They've overcome that and they've beaten their idols.
चिराग शेट्टी से हमने उनकी इस यादगार जीत पर खास बातचीत की। चिराग, क्या कहेंगे फाइनल मुकाबले के बारे में? कैसा मुकाबला था, किस तरह का मैच रहा? काफी कठिन था वो मैच, क्योंकि हम उनके साथ काफी बार पहले भी खेले हैं, तो उनके साथ हमेशा ही मुश्किल ही रहता है। जब भी हम खेलते हैं उनका, तो हमें पता था कि अगर हमको जीतना है तो काफी अच्छा खेलना पड़ेगा हमें, और हम खेले और हाँ, काफी अच्छा रहा मैच। पहले गेम की बात करें, वहां पर आपने शानदार तरीके से जीत हासिल की, लेकिन दूसरा गेम बहुत काटेगा, कभी इधर कभी उधर। फर्स्ट मैच में काफी जितना हो सके हमने शटल को नीचे रखने का कोशिश किया, और जब भी शटल कभी भी नेट के नीचे आ जाती थी तो फिर बीच बीच में खेलने के बजाय हम ज्यादा करके उसको शटल को उठा ही देते थे, क्योंकि उन लोग अभी उतने फास्ट नहीं है, बट खेल में काफी स्मार्ट है वो। काफी जब भी ऑन कोर्ट खेलते हैं वो तो एक्सट्रीमली बहुत स्मार्ट है उन लोग, तो उनके लिए हमको अलग स्ट्रेटेजी अपनाना पड़ा, तो हमने वो अपनाया और पहला गेम हम जीत पाए। दबाव तो काफी था, बट मुझे कॉन्फिडेंस था खुद पे कि अगर हम थोड़ा कोर्ट के अंदर रख ले, खुद हम कोशिश करें कि हम पॉइंट ना दे, इंस्टेड अगर उन लोग ही अपने आप को खुद ही पॉइंट ले, तो फिर हमारा चांसेस जीतने का काफी ज्यादा था, क्योंकि नॉर्मली हम जब भी उनके साथ खेलते हैं तो उन लोग को काफी इजी पॉइंट दे देते हैं। तो हमारा ये गेम प्लान था कि हम कितना भी डाउन हो या कैसा भी सिचुएशन हो, हमें पॉइंट सिंपल हाथ से देना नहीं है। वो कमाए तो ठीक है, बट हमें खुद से तो नहीं देना है, तो वो चीज हमारे साथ था और हम जीत पाए उस सेकंड। अन्य मुकाबलों में थाईलैंड की दूसरी वरीयता प्राप्त बुसानन ओंगबामरुंगफांग ने हमवतन सुपिंदा कटेथोंग को 22-20, 19-21, 21-13 से हराकर महिला एकल खिताब अपने नाम किया। थाईलैंड की बुनियापा और एमसाड ने रूस की अनासिया अक्चुरिना और ओल्गा मोरोजोवा को 21-13, 21-5 से हराकर महिला युगल का खिताब जीता, जबकि ही योंग काई टेरी और टेन वेई हांग की सिंगापुर की पति पत्नी की जोड़ी ने मलेशिया की तीसरी वरीयता प्राप्त चेन टैंग जी और पेन येंग को मिश्रित युगल के फाइनल में 21-15, 21-18 से शिकस्त दी। आइए जानते हैं साल 2022 में कौन कौन से बड़े टूर्नामेंट होने वाले हैं। साल की शुरुआत टेनिस से हो गई है, जबकि क्रिकेट में द्विपक्षीय सीरीज का सिलसिला जारी है और ऐसा ही साल भर अलग अलग देशों के विरुद्ध चलता रहेगा। जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी अपना अपना जलवा दिखाना शुरू कर चुके हैं। साल के पहले ग्रैंड स्लैम का आयोजन 17 जनवरी से शुरू हो चुका है। यह 30 जनवरी को संपन्न होगा। जनवरी में ही 20 जनवरी से AFC एशिया कप महिला फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत भी हो चुकी है। फरवरी महीने में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। बीजिंग इस बार शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। यह टूर्नामेंट 4 से 20 फरवरी तक होगा। कैलेंडर का पन्ना पलटते हैं और बात करते हैं मार्च की। शीतकालीन ओलंपिक खेलों के बाद बीजिंग ही शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। यह टूर्नामेंट 4 से 13 मार्च तक चलेगा। मार्च में क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी न्यूजीलैंड करने वाला है। वहां 4 मार्च से 3 अप्रैल तक महिला विश्व कप का आयोजन होना है। इसमें भारतीय महिला क्रिकेट टीम दावेदार के रूप में उतरेगी और इसके लिए टीम की घोषणा भी की जा चुकी है। विश्व कप टीम में रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर शामिल स्पिन गेंदबाज एकता बिष्ट को नए साल को लेकर काफी उम्मीदें हैं और वो कहती हैं, साल बदला है तो मतलब नया साल है तो नई कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कुछ नया अच्छा होगा। बस यही है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे अभी भगवान ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। बात अप्रैल की करें तो क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट T20 का सबसे बड़ा लीग IPL इसी महीने खेला जाएगा। अब तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। टूर्नामेंट अप्रैल से मई तक होना है, जबकि 21 से 24 अप्रैल तक सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन उलान बातर में होगा। मई में जब भारत में गर्मी चरम पर होगी तो फ्रांस की लाल बजरी पर टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी पसीना बहाते नजर आएंगे। इस महीने साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 22 मई से 5 जून तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित होगा। वहीं मई महीने में ही 6 से 21 मई तक महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन इस्तांबुल में किया जाना है। इसी महीने में चैंपियंस लीग फुटबॉल का फाइनल 28 तारीख को खेला जाना है। मई में फ्रेंच ओपन का आयोजन होगा तो ठीक एक महीने बाद 27 जून से इंग्लैंड में साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम शुरू होगा। 27 जून से विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट होना है तो जुलाई में ओलंपिक के बाद सभी खेलों का सबसे बड़ा महाकुंभ इस बार इंग्लैंड के बर्मिंघम में लगेगा। बर्मिंघम 28 जुलाई से 8 अगस्त तक राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। वहीं 1 से 17 जुलाई तक स्पेन तथा नीदरलैंड में महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन होना है। अगस्त में साल का
चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट अमेरिका के न्यूयॉर्क में खेला जाएगा। इसका आयोजन 29 अगस्त से 11 सितंबर तक होगा। इसी महीने क्रिकेट का बड़ा आयोजन श्रीलंका में होगा, वह एशिया कप की मेजबानी करेगा, लेकिन अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। सितंबर में एशियाई स्तर पर खेलों का सबसे बड़ा आयोजन एशियन गेम्स 10 से 25 सितंबर तक होगा। इस बार इसकी मेजबानी चीन के शहर हांगझोउ को मिली है। अक्टूबर का पन्ना देखें तो इस महीने लगातार दूसरे साल T20 क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट का आयोजन होना है। आपको बता दें, साल 2021 में संयुक्त अरब अमीरात में भारत ने T20 विश्व कप की मेजबानी की थी, तो साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया मेजबान होगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम घरेलू मैदान पर खिताब बचाने के लिए उतरेगी। T20 विश्व कप 16 अक्टूबर से 13 नवंबर तक खेला जाना है। वहीं 11 से 30 अक्टूबर तक भारत की मेजबानी में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप खेला जाएगा। सर्द मौसम की शुरुआत के साथ नवंबर में फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट 4 साल बाद कतर में गर्मी का एहसास कराएगा। इस बार फीफा विश्व कप का आयोजन 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक होगा। साल 2022 में भारतीय खिलाड़ी क्या संभावना देखते हैं, इसको लेकर हमने देश के कई दिग्गज खिलाड़ियों से बात की। इसी क्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन का खिताब जीतने वाले लक्ष्य सेन को। टारगेट तो वही है कि अपने आप को इम्प्रूव करना है, और जो मेरी कमियां है इवन मैच जीतने के बाद जो मैंने सीखा है वो मैच में, और मैं प्रैक्टिस में जो और करना चाहता हूँ मैं उसमें बेहतर करूँ। आइए अब आपको मिलवाते हैं गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण और रजत पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी चिराग शेट्टी को। ये साल काफी इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने कहा राष्ट्रमंडल खेल है, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, फिर ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप और फिर इवन वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो काफी बड़े बड़े इवेंट्स है ये साल। आइए इसी क्रम में युवा बैडमिंटन खिलाड़ी ऋतुपर्णा पंडा से सुनते हैं। मेरा तो बहुत कुछ होप है इंडिया के लिए नाम करने के लिए, और उसके लिए जो भी मेहनत चाहिए वो मैं आज से शुरू करूंगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये साल का नया दिन है और नया शुरुआत है। जो भी नेगेटिविटीज एंड एवरीथिंग है उसको मैं पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के लिए पूरा कोशिश करूंगी अपने तरफ से। गोल्ड मेडलिस्ट शॉटपुट खिलाड़ी तेजिंदर पाल सिंह तूर्क। कॉमनवेल्थ गेम्स आ रही है, एशियन गेम्स आ रही है, तो मेरा वही टारगेट है भी उनमें गोल्ड मेडल लाऊं और अपनी कंट्री का फ्लैग वहां लहराए, राष्ट्रगान बजे वहां पर। श्रोताओं, अब आपको मिलवाते हैं भारत की युवा पहलवान अंशु मलिक से। पूरी तैयारी से और अपने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स की तैयारी करेंगे और देश के लिए और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अब आपको मिलवाते हैं टोक्यो पैरालंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत से। आई होप ये 2022 नया साल सबके लिए मंगलमय हो और उन सबका भी अच्छी से और नई से शुरुआत करे। आने वाले समय में जैसे अभी 2022 में एशियन गेम है, तो उसमें मैं फिर से अपने देश का झंडा को ऊपर लहराने की कोशिश करूंगा और देश को जितना आगे ले सकूं उसी कोशिश में रहूंगा, और उसी के लिए मैंने अपना प्रैक्टिस भी अभी शुरुआत कर दी है। आने वाले समय में मैं अपने एशियन गेम में कैसे गोल्ड ला सकूं उसके लिए मैं आगे बढ़ूंगा। अनुरानी, भारत की स्टार जेवलिन थ्रोअर। 2014 और 2022 में काफी डिफरेंट है। उस टाइम मैंने गेम स्टार्ट ही किया था, काफी चीजें हैं जो चेंज हुई है, एक्सपीरियंस भी मिला है, ट्रेनिंग जो हम कर रहे हैं काफी चीजें इम्प्रूवमेंट हुई है और पहले से काफी स्ट्रॉन्ग भी मैं हुई हूँ। तो यही है कि उस टाइम ब्राउन्ज मेडल था, तो इस टाइम अपना पूरा प्रयास करें कि देशवासियों के लिए स्वर्ण पदक लेके आए। भारत की मेजबानी में 20 जनवरी से AFC एशिया कप महिला फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी है। मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में मेजबान भारत समेत 12 देशों की टीमें भाग ले रही हैं, जिन्हें 3 ग्रुप में बांटा गया है। भारत को चीन, ईरान और चाइनीज ताइपे के साथ ग्रुप A में रखा गया है, जबकि ग्रुप B में ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड, वहीं ग्रुप C में जापान, कोरिया, म्यांमार और वियतनाम को रखा गया है। भारतीय टीम के मैचों की बात करें तो 23 जनवरी को चाइनीज ताइपे और 26 जनवरी को चीन से खेलना है। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच 3 फरवरी को, जबकि फाइनल मुकाबले 6 फरवरी को खेले जाएंगे। आपको बता दें, इस कॉन्टिनेंटल टूर्नामेंट को सबसे ज्यादा 8 बार चीन ने, जबकि 3 बार चाइनीज ताइपे और उत्तर कोरिया ने जीते हैं। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। इससे पहले भारत ने साल 1980 में मेजबानी करते हुए
पहली बार इस इवेंट में हिस्सा लिया था। तब से भारतीय महिला फुटबॉल टीम 2 बार उपविजेता रही है, वहीं एक बार उसे तीसरा मुकाम हासिल हुआ है। क्या इस बार टीम अपने घर में फाइनल जीतने का ख्वाब पूरा कर पाएगी? यही सवाल हमने भारत की पूर्व दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी बेम देवी से किया। अभी AFC कप इंडिया होस्ट हो रहे हैं, तो हमारे लिए लड़की लोगों का भी बहुत लकी है कि अपना मदरलैंड में खेलने के लिए मौका मिला था और हमने भी उसका फैमिली से भी बहुत सपोर्ट मिल सकता है। तो बहुत अच्छा फायदा है कि अच्छा परफॉर्मेंस देकर जो भी पहले क्वालिफाई नहीं हुआ था 2007 से क्वालिफाई नहीं होकर रहे कि AFC फाइनल राउंड के लिए, तो इस बार हमारा कंट्री होस्ट करके फाइनल राउंड में भी खेलने के लिए मौका मिला था। तो हमें बहुत कॉन्फिडेंस लेवल भी है और मुझे एक सिर्फ लड़की लोगों को एक एडवाइस देना चाहते हैं कि मेरे तरफ से एक सीनियर होने के नाते कि वो लोग अपना कॉन्फिडेंस लेवल से खेलना है, कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस है और एक टीम का जैसा खेलेगा तो बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दे सकते हैं। क्योंकि AFC कप के लिए 6-7 महीने पहले से वो लोग का कोचिंग प्लान कर रही थी और मैंने भी कुछ फ्रेंडली मैच और 4 नेशन टूर्नामेंट में वो लोग पार्टिसिपेट किया था, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पहले से भी बहुत डेवलप हो गई। उधर मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने मेहमान इंग्लैंड से 5 टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज एक तरफा 4-0 से अपने नाम की। इस सीरीज के पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 9 विकेट से मात दी। इस हार का सदमा इंग्लैंड को ऐसा लगा कि वो दूसरा टेस्ट मैच भी 275 रन से हार गया। उम्मीद थी कि वो तीसरे टेस्ट मैच में संभल कर खेलेगा, लेकिन उसमें तो वो और भी बुरी तरह एक पारी और 14 रन से हारा। खैर, जैसे तैसे उसने चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ कराया, लेकिन 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में भी उसे 146 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस पूरी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने 357 और इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने 322 रन बनाए, जबकि ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने 21 और इंग्लैंड के मार्क वुड ने 17 विकेट झटके। इसके अलावा पिछले दिनों बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच भी 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली गई जो 1-1 से बराबर रही। इसके बावजूद बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को पहले टेस्ट मैच में 8 विकेट से हराकर क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। ये सीरीज इसलिए भी विशेष थी क्योंकि इसमें न्यूजीलैंड के सदाबहार बल्लेबाज रॉस टेलर आखिरी बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 112 टेस्ट मैच की 196 पारियों में 22 बार नाबाद रहते हुए 22 शतक की मदद से 7,684 रन बनाए। इसमें उनके 3 दोहरे शतक भी शामिल हैं। और अब चलते हैं टेनिस के कोर्ट पर, जहां ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल वर्ग में 6ठी वरीयता हासिल स्पेन के राफेल नडाल, 4थी वरीयता हासिल ग्रीस के स्टेफानोस सितिस्पास, 5वीं वरीयता हासिल रूस के आंद्रे रुब्लेव, 9वीं वरीयता हासिल कनाडा के फेलिक्स अलियासीमे और 3री वरीयता हासिल जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव दूसरे दौर की बाधा पार कर तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। राफेल नडाल अपने 21वें ग्रैंड स्लैम की तलाश में हैं। वैसे इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में रॉजर फेडरर चोटिल होने के कारण और नोवाक जोकोविच निर्वासित होने के कारण टूर्नामेंट नहीं खेल रहे हैं। महिला एकल वर्ग में शीर्ष वरीयता हासिल ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी, 13वीं वरीयता हासिल जापान की नाओमी ओसाका, 5वीं वरीयता हासिल ग्रीस की मारिया सकारी, 4थी वरीयता हासिल चेक गणराज्य की बारबोरा क्रेजिकोवा और 2री वरीयता हासिल बेलारूस की सबालेंका भी अपने शुरुआती मैच जीतकर अगले दौर में पहुंचने में कामयाब रही। लेकिन भारत के रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा को अपने अपने युगल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अपनी हार से निराश सानिया मिर्जा ने कहा कि ये सीजन उनके टेनिस करियर का आखिरी सीजन होगा। उल्लेखनीय है कि सानिया मिर्जा ने अपने टेनिस करियर में 43 युगल खिताब जीते, इनमें 3 युगल और 3 मिश्रित युगल के ग्रैंड स्लैम खिताब भी शामिल हैं। और चलते चलते एक नजर अन्य खेल गतिविधियों पर। भारतीय ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती ने नीदरलैंड्स में जारी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट में चौथी बाजी ड्रॉ खेलकर अपनी बढ़त जारी रखी है। दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट सीरीज हारने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 5वें स्थान पर पहुंच गई है।
पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब जैसी मजबूत टीमों को 75वें संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए जारी ड्रॉ में एक ही ग्रुप में जगह दी गई है। For the 2022 Men's Doubles Adelaide International. ये खुशनुमा लम्हे बयां कर रहे हैं कि भारत के रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामानाथन की जोड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष युगल वर्ग का खिताब जीतकर कमाल कर दिया। ये रोहन बोपन्ना का 20वां और राम कुमार रामानाथन के साथ उनका पहला ATP युगल खिताब है। 27 साल के राम कुमार रामानाथन ने खिताबी जीत के बाद कहा, Firstly, I'd like to congratulate Dodik and Melo for a great week, and it was fantastic sharing court with them. They're great champions. वहीं 41 साल के रोहन बोपन्ना ने पुरानी यादों को ताज़ा किया। One thing I must say, it's good to be back in Adelaide. I mean, the last time I was in Adelaide was in 2002 for a Davis Cup tie between India and Australia. So राष्ट्रीय खेल पत्रिका खेल जगत के इस अंक में आज बस इतना ही। मैं आदेश कुमार गुप्त अपने सहयोगी मोहम्मद शाहिद आजमी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रवीण चंद के साथ लेता हूं आपसे विदा। नमस्कार।